नमस्कार सभी दोस्तों को आर्या क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हमने स्क्रीन पे लिखा भी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो आज का लेक्चर है वो फिज़िक्स में आप 11th-12th के बाद का कोई सा भी कोर्स पढ़ते हैं, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे आईआईटी जेम नेट जेआरएफ कोई सा भी एग्ज़ाम, तो एमएससी एंट्रेंस, अगर आपने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन से संबंधित कोई फिज़िक्स आपको करनी है तो ये टॉपिक बहुत बेसिक हैं और इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 2 लेक्चर पहले कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बनाए हैं, उसके बाद मैंने इसको लिया है क्योंकि आगे जब हम ईएमटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ बहुत काम आएगी। चाहे ईएमटी हो, मैकेनिक्स हो, चाहे फिजिक्स का कोई सा ब्रांच हो, सब में कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ज़रूर काम आएगा। तो यहाँ हम आज कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आपस में क्या रिलेशन है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यस, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ एक्सिस है जो कि किसी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए काम आएगा। क्लियर? अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो सबसे पहले अपना आज का काम होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो टाइप्स हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो हमने लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल और बेसिकली 2 टाइप का है और फिर हम उससे आगे फर्दर जो सब डिवाइडेशन है वो उसके आगे करेंगे। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इन जनरल 2 टाइप में डिवाइड कर दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज 2 डायमेंशनल एंड सेकंड वन इज 3 डायमेंशनल। वैसे जो 3 डायमेंशनल है उसमें अगर आप एक डायमेंशन को यूज़ नहीं करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 डायमेंशन हो जाएगा। बाकी कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट 2 डायमेंशन ही है, उसमें आप 3 डायमेंशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 डायमेंशनल जो सिस्टम है उसके अगर अपन डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो मैं 2 डायमेंशनल सिस्टम को के कितने टाइप हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के और 3 डायमेंशनल के, सबका एक एक करके डिस्कशन अपन करेंगे। सो सबसे पहले 2 डायमेंशनल के अंदर टोटल 3 पार्ट के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। नंबर 1 पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कहेंगे इसे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के अंदर दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्लेन पोलर के बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, यस। फिर इसके बाद मैं इसको हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है मेरे को। यस, दिस वन। अब और तीसरा इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो बेसिकली मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन, पेडल कोऑर्डिनेट्स। यस, क्या क्या होते हैं इन सब का डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे अभी। लेकिन अभी एक और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये भी 3 टाइप का है, जो 3 टाइप अपन डिस्कस करेंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर इसका जो पहला टाइप है फर्स्ट वन दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आप बहुत फेमस है और आपने इसके बारे में बहुत पढ़ रखा है, एक्स वाई जेड जिसको कहेंगे। दूसरा इसी के अंदर सेकंड टाइप जो है दैट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और इसी के अंदर जो तीसरा टाइप है वो तीसरा टाइप है थर्ड वन, एंड दिस वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स तो अभी अपने को डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन फिजिक्स पर्सपेक्टिव से देखें आप तो फिजिक्स पर्सपेक्टिव में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये तीनों जो 3 डायमेंशनल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है ये भी फिजिक्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों आप सिर्फ मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, हमें यहाँ इन दोनों की खास आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पहले इन दोनों को बता दूंगा, फिर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे 1, 2, 3 और 4। क्लियर बात है? तो अभी एक बार मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं पहले इन दोनों को बता देता हूँ आपने क्या इसके बारे में पढ़ रखा है। ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन जो डिटेल में पढ़ना है वो अपने को ये चारों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले मैंने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के 3 टाइप बताए हैं आपको, एक इंट्रिंसिक,
दूसरा पेडल कोऑर्डिनेट और तीसरा प्लेन पोलर। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट जो है उसको अपने को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग के दोनों होते क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे। जैसे मैं आपको कह देता हूं पहले पार्ट के ऊपर कि फर्स्ट में इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स सिर्फ होते क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है, बाकी डिटेल डिस्कशन हम नहीं करेंगे, कहाँ किस प्रकार से इसको अपन डील करते हैं। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि एक कोई अपने पास ये इनिशियल लाइन है और मान लिया एक पार्टिकल इस प्रकार से किसी कर्व पे चल रहा है, मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ और वो यहाँ से इस कर्व के ऊपर चल रहा है। से दिस वन इज पॉइंट ओ एक्स, ये जो लाइन है इसे कहेंगे इनिशियल लाइन। अब मान लिया पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ और चलते चलते किसी टाइम टी पे वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चला है उसे कहेंगे अपन एस। और इसके अलावा इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं, फॉर एन एग्जांपल आई विल ड्रॉ द टेंजेंट हियर लाइक दिस, सो दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट जो इस लाइन के साथ, टेंजेंट जो इस लाइन के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल को कहेंगे शाई। तो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं दैट इज एस कोमा शाई। क्लियर। विशेष रूप से इन चीज़ों को वेलोसिटी एस्लेरेशन पढ़ते टाइम बहुत यूज में लेते हैं। टेंजेंशियल एस्लेरेशन निकालना हो और नॉर्मल एस्लेरेशन निकालना हो, टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी हो, तो उस स्थिति में आप ये बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपन इससे आगे, इससे ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फिजिक्स पर्सपेक्टिव में ये बहुत काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स काम खत्म अपना। अगला नेक्स्ट लेंगे अपन पेडल कोऑर्डिनेट्स। जो इसके नाम से पेडल इक्वेशन बहुत फेमस है। पेडल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। पेडल कोऑर्डिनेट्स आर और पी वाले जो सेक्शन है पेडल कोऑर्डिनेट्स, उसका जिक्र करेंगे। तो पेडल कोऑर्डिनेट्स किस मायने में होते हैं? जनरली वो जो हम पेडल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे दैट शुड बी, जैसे मान लो मैंने कहा ये एक इनिशियल लाइन है, सॉरी मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ, दिस वन। मान लिया इनिशियल लाइन से दिस वन इज ओ एंड एक्स। अब मान लो मैंने कोई भी एक पार्टिकल है वो इस कर्व पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू हुआ, किसी टाइम टी पे मान लिया पार्टिकल इस जगह पे है, यस। तो यहाँ से इस पॉइंट का, जो पॉइंट हमने लिया है यहाँ से इधर तक, ये जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे आर। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे टेंजेंट खींचेंगे हम। सो मान लो मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ इधर, से दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब इस टेंजेंट से, इस टेंजेंट के ऊपर हम अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर, सो मान लो मैंने परपेंडिकुलर लिया यहाँ से इस तरफ, तो ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है, दिस इज द परपेंडिकुलर ओवर हियर, इसे बोलते हैं P। तो R कोमा P, किसी के भी कोऑर्डिनेट्स अपन इसमें जो लिखते हैं पेडल कोऑर्डिनेट्स में, वो क्या लिखेंगे, R कोमा P। और इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही इक्वेशंस आपके अलग अलग फॉर्म में लिखे जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में इन चीज़ों को बहुत पढ़ा होगा। यहाँ अब अपने को आगे इन चीज़ों का इतना यूजफुल नहीं है, हम इससे ज़्यादा इससे नहीं पढ़ेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अपना काम रहेगा, अब जो चीज़ें हैं उनको हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। सो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा हूँ एंड दैट इज फर्स्ट वन। अब हमने को 4 डिस्कस करने, 2 हमने एक इन शॉर्ट बहुत क्विकली इसको डिस्कस कर लिया है। अब जो 4 कोऑर्डिनेट्स बचे हैं वो अपने को डिटेल में डिस्कस करने हैं। उन इस कड़ी में पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने लिख दिया है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इसको 1 बाय 1 हम एक एक करके इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं हम उसमें लिखना चाहेंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर
फर्स्ट वन, कौन कौन से कोऑर्डिनेट को अपन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे? जो कोऑर्डिनेट आपने पढ़ रखे हैं आर कोमा थीटा में, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहला पॉइंट तो क्या ये। दूसरा, सेकंड वन, अब अपन इसका लोकेशन चेक करेंगे कि कैसे इसको दिखाते हैं। से दिस वन इज ओ एक्स, इस लाइन को बोलेंगे आप इनिशियल लाइन। यस, फिर हमने यहां कोई एक पॉइंट लिया है, से हियर, इस पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है दिस वन इज आर, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस एंगल मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट के, से दिस वन इज पॉइंट पी, इसके प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर कोमा थीटा। सीधी बात है। दूसरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरा, थर्ड वन, और तीसरे पार्ट में देखेंगे अपन इसका रिलेशन विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने लिख देना है रिलेशन विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कि इनका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ में क्या रिलेशन होता है। सो नाउ फ्रॉम हियर, अब अपन बढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन के लिए। इसमें तो एक सिंपल सी बात कहूं, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए इस प्रकार से सिस्टम ऑफ एक्सिस बनाए हैं। दिस वन, से दिस वन इज ओ एक्स एंड हियर इज वाई। अब इसी लाइन को मैं इनिशियल लाइन कह दूं, और फिर हमने यहां एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के लिए आर, और ये एंगल आपका थीटा। तो इस पॉइंट के, से पॉइंट पी, जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे आर कोमा थीटा, लेकिन इसके ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई और आर कोमा थीटा के बीच में रिलेशन क्या है वो अपन यहाँ पे लिखना चाहेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक सिंपल सी बात, ये आर है, ये थीटा है, तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो सीधी बात है कि आर थीटा, तो ये जो सेक्शन है इसका लेंथ होगा आर कॉस थीटा, और इसका कितना होगा? आर साइन थीटा। तो ये जो सेक्शन है आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी वाई एंड दिस वन इज एक्स। तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमने इसमें लिखा है, x इक्वल टू r cos theta and y equal to r sin theta. So this is the required relation and relation between Cartesian coordinates and plane polar coordinates. Cartesian coordinates का z अपन इसमें और ले सकते हैं, लेकिन z हमने नहीं लिया है क्योंकि z लेते ही आपका Cartesian coordinates 3 डायमेंशन में आ जाएगा, जबकि यहाँ 2 डायमेंशन में ही है, तो रिलेशन आपको इन दोनों में ही दिखाना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन लिखा थर्ड वन, रिलेशन अपन ने देखा है। अब इससे आगे का जो अपना सेक्शन है, से दिस वन, मैं इससे आगे के रिलेशन पे नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका पॉइंट नंबर 4. सो वी कैन राइट हियर एज point number 4, and that point number 4 is area element. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एरिया एलिमेंट जो है वो आप किस प्रकार से लेते हैं, तो एरिया एलिमेंट को अपन डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैंने क्या करा है, सिस्टम ऑफ एक्सिस लेने होंगे मेरे को, तो हमने ये एक एक्सिस खींचा है और दूसरा एक और एक्सिस अपन ने खींच लिया है। फिर अपन आगे बढ़े इसके अंदर, तो मान लो मैंने एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट लिया है यहाँ से दिस वन, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है अपने पास से दिस वन इज आर, और इसका जो एंगल है द एंगल, सो मेरे को उस एंगल को लिखना होगा, तो मैंने इस एंगल को लिखा है दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इस आर और थीटा को दोनों को थोड़ा थोड़ा अपन इंक्रीज करेंगे। तो अगर अपन थोड़ा थोड़ा इनको इंक्रीज करें तो वो कैसे अपने को दिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इस आर वाले टर्म को इधर की तरफ आगे इंक्रीज किया। यस, ये आर है, आर को अपन ने इंक्रीज किया है, आपको दिखे बड़ा इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है। इसका जो थिकनेस है जो आगे आर है, आर को जो अपने बढ़ाए हैं, द डी आर। सो व्हाट इज डी आर? डी आर इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन आर, आर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। फिर अपन आगे इस थीटा को भी इंक्रीज करते हैं,
सो थीटा को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया। थीटा इंक्रीज करने के लिए मान लो हमने थोड़ा सा ही इंक्रीज किया है, सो लेट अस से दिस इज द इंक्रीमेंट इन थीटा एंड से दिस थीटा इज इंक्रीमेंट इन थीटा इज डी थीटा। तो हम इस इंक्रीमेंट को यहाँ देखें अगर, तो ये पार्ट अपने को ऐसे दिखेगा। अब मैं इसको पूरा आगे की तरफ अटैच करूं तो अपने को ये ऐसा कुछ दिखेगा। क्लियर? तो ये जो सेक्शन है आपका, ये जो बना है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो वो एरिया अपन निकालेंगे। ये बहुत इन्फिनिटेसिमल है, बहुत छोटा एलिमेंट है। सो हम अगर बात करें, दिस सेक्शन इज डी आर, ये अपने पास डी थीटा है, दिस रेडियस इज आर। सो आर और ये डी थीटा, तो इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या हो जाएगा, दिस वन इज आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा और ये वाला सेक्शन डी आर। तो इस पूरे का जो एरिया होगा उसे ही बोलेंगे अपन एरिया एलिमेंट। और वो एरिया कितना हो जाएगा, तो हम उसको लिखना चाहते हैं एरिया एलिमेंट। और एरिया एलिमेंट जिसे हम, चलो मैं डी ए से ना लिख के डी एस से लिख रहा हूँ, डी एस एंड व्हाट शुड बी दिस, सो डी एस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से मिलेगा आर डी थीटा एंड दिस इज द एरिया एलिमेंट इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब क्या होता है, कभी कभार ये चीज़ आप बार बार यूज़ करेंगे जब अपन डबल इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे। तो डी आर और डी थीटा दो वेरिएबल हैं और डबल इंटीग्रल्स में कभी भी कोई भी चीज़ अपने को करनी होगी हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। विशेष रूप से जब भी कभी अपन फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स इक्वल टू आएगा ई डॉट एन कैप डी एस। तो ये जो डी एस है यहाँ पे ये यही होगा। ठीक बात है। दूसरा एक और चीज़ जो हम इसमें कहें, इवन बहुत बारी ये आपको जब भी कभी फ्लक्स निकालना होगा कहीं पे भी, चाहे वो ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, सब जगह अपने को इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभार आपने एक चीज़ और देखी होगी, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कभी कभार अपन एक एरिया एलिमेंट ऐसा भी लिखते हैं, डी एस इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। ये आपने बहुत देखा होगा, डी एस इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। ये तब ये एलिमेंट अलग है और ये एलिमेंट अलग है। इसका शेप आपको सामने दिख रहा है। डी एस इक्वल टू जो 2 पाई आर डी आर है, ये किस मायने में लिखा जाता है, तो हम इसको इस मायने में लिखते हैं। ये मान लिया एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस है, से द रेडियस इज आर। और फिर अपन यहाँ से आगे इसी आर को थोड़ा इंक्रीज करके एक और सर्कल अपन प्लॉट करते हैं यहाँ। सो मान लिया मैंने एक और सर्कल यहाँ बना दिया है। तो इसका जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज डी आर। अब अपन क्या करते हैं, ये जो एरिया है इसका एरिया निकालना हो आपको, तो इसका एरिया आपके पास आता है 2 पाई आर डी आर। तो आप इसको ये भी, क्योंकि ये बहुत, इसका जो थिकनेस है बहुत कम है, डी आर इज इन्फिनिटेसिमल। सो हम क्या करते हैं, इसको एज ए छोटे छोटे स्क्वायर्स के फॉर्म में लेते हैं और लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, या रेक्टेंगल्स के फॉर्म में लेके लेंथ इनटू ब्रेड्थ से इसका एरिया निकाल के फिर इसको लिखते हैं। कैसे, तो आई थिंक मैं नहीं मानता इससे ज़्यादा डिटेल में इसकी कोई ज़रूरत है। आप सीधा ध्यान रखें, जब भी ऐसा मैं एलिमेंट लूँगा तब मैं डी एस का वैल्यू क्या लूँगा, 2 पाई आर डी आर। या फिर आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आपने इसको यहाँ आपने जैसे कोई एक सेक्शन लिया है, दिस वन, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। यस, उसको मैंने बड़ा किया है और ये आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया क्या लिखेंगे अपन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सीधा ऐसा हिसाब है। तो जब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो अब देखिए ये लेंथ है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सभी का लेंथ जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स यहाँ पे बनेंगे। यस, सभी रेक्टेंगल्स की लेंथ की बात करें तो ये वाली लेंथ आ जाएगी और लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। क्लियर, सभी रेक्टेंगल्स की लेंथ और फिर आपको उसकी विड्थ से ही मल्टीप्लाई करना है, दैट इज डी आर। तो यहाँ से आपको इसका एरिया मिल जाता है। इतना डिटेल में आई थिंक आवश्यकता नहीं है। सीधा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। क्लियर, तो अपने पास 2 पाई आर डी आर एक अलग चीज़ है और आर डी आर डी थीटा एक अलग चीज़ है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। ये सेक्शन अपन ने 4 पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हैं। एक चीज़ और इसके अंदर बताना चाहूँगा मैं, एंड दैट इज यूनिट वेक्टर्स। यस, सो नंबर 5 मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, इधर पहले अपन ने जहाँ पढ़ा है वहीं मैं इसको कर देता हूँ इसी के अंदर। चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। से नेक्स्ट वन इज नंबर 5 और 5th पॉइंट है इसका यूनिट वेक्टर्स।
यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो इसमें दो यूनिट वेक्टर्स होंगे, एक होगा आर कैप और एक थीटा कैप। आर कैप जो होगा वो आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, आर कैप। सो आर कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर in the increasing direction of r, and similarly theta cap is the unit vector in increasing direction of theta, where this theta cap must be along anti-clockwise direction। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम इसको लेंगे, ये बात आप विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखो ये हमने लिया, जैसे मान लो मैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक चीज आपको, जैसे मान लो एक सिंपल सी चीज पूछ लेता हूं, जैसे मान लिया मैंने एक इनिशियल लाइन खींची, से दिस वन इज O एंड दिस वन इज X, और मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है यहाँ से दिस वन इज 4 मीटर, और ये जो एंगल है इसका दिस वन इज 30 डिग्री। तो जो अपन यहाँ कोऑर्डिनेट लिखते हैं r कोमा थीटा, तो क्या r कोमा थीटा 4,30 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कारण कि ये जो एंगल है आपका, ये किस सेंस में आ रहा है, दैट शुड बी इन क्लॉकवाइज सेंस। आपको किस में लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो द करेक्ट एंगल इज दिस वन, और ये कितना होगा 360 माइनस 30 दैट इज 330। तो इस पॉइंट का करेक्ट r कोमा थीटा कोऑर्डिनेट जो होगा दैट शुड बी 4,330। क्लियर है सीधा, और इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब कभी भी हम इसको पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो आई थिंक मेरा मानना यह है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इतनी चीज सफिशिएंट है आपका। हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट r कोमा थीटा डिनोट कैसे करते हैं, एरिया एलिमेंट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ में रिलेशन क्या है, यूनिट वेक्टर्स क्या है, और एक दूसरा एरिया एलिमेंट तो आपने और पढ़ा था इसी में 2πr/dr, जो विशेष रूप से हम फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तब इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब मैं एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ जो आपने बहुत पढ़ रखा है, उसको कोई आई थिंक उसमें कोई डिटेल में का आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, मैं लिख दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सो सबसे पहली चीज 1 बाय 1 वैसे ही चलेंगे जैसा अपन पहले पिछले पार्ट में चले थे। नाउ फर्स्ट वन, पहली चीज है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे लिखते हैं अपन, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड। फिर आ जाएंगे अपन इसके ही सेकंड पार्ट के अंदर, तो सेकंड पार्ट में हम इसके लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स होंगे आई कैप, जे कैप एंड थीटा कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तीन कोऑर्डिनेट, तीन यूनिट वेक्टर्स होंगे। ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स एक्स, वाई और जेड के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होते हैं। जो एक्स के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा तो हम उसके लिए नेगेटिव साइन आगे इंपोज कर देंगे। क्लियर, पर ये ध्यान रहे आई जे के तीनों हमेशा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं यहाँ पे एक बार आपको प्लॉट करके बता देता हूँ। सो हमने एक सिस्टम ऑफ एक्सिस ले लिया इधर, फिर हमने दूसरा एक्सिस लिया है इधर, और फिर हमने तीसरा एक्सिस लिया है इधर। ठीक है, अब इनके मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। से दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे, कभी भी आप इनको लिखते हैं एक्स वाई जेड को, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही आपको लिखना है। नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ आपको प्लस माइनस की शुरू होने लगेगी। कारण क्योंकि आप जो इनको रखते हैं उसके हिसाब से आपके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट्स वेरी करते हैं। आप इनको हर कैसे नहीं लिख सकते। हर कैसे नहीं लिखने का मतलब, जैसे मान लो मैं यूँ कह देता हूँ फॉर एन एग्जांपल कि मैंने यहाँ x इधर y और इधर z को हटा दिया, और मैंने क्या किया है x y z को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, मैंने x को इधर लिख दिया, y इधर लिख दिया और z इधर लिख दिया। क्या ये एडमिसिबल है? जी नहीं, ये एडमिसिबल नहीं है। इससे क्या होगा, आपका जो यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो गलत आने लगेगा। कैसे आने लगेगा, आपने ये चीज जरूर पढ़ रखी होगी कि i क्रॉस j जो होता है वो क्या होता है, k होता है।
यहां से निकाल के चेक करो क्या i क्रॉस j k आता है क्या? जी नहीं। कैसे नहीं आएगा? देखो ये x एक्सिस का डायरेक्शन है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। नाउ इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कभी भी कैसे निकालते हैं? a क्रॉस b का पहले वाले की साइड में, पहले वाले के डायरेक्शन में आपको राइट हैंड के फिंगर्स रखने होते हैं और उसको घुमा के आपको कहाँ ले जाना होता है? j की तरफ। तो हमने i के डायरेक्शन में फिंगर्स रखे हैं और यहाँ से घुमा के हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? इधर, जो कि आपके k के डायरेक्शन को दिखाना चाहिए, जबकि नहीं दिखा रहा है क्योंकि k तो इधर है, इधर की तरफ जो है वो क्या है? माइनस k है। तो अगर आपने सिस्टम ऑफ एक्सेस ही गलत लगा दिए तो आपके प्लस माइनस की प्रॉब्लम आना तय है, ये मान के चलिए आप। लेकिन जैसा हमने इसमें लिखा है, अब आपके मन में एक प्रश्न और आ सकता है कि आई के डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है और घुमा के उसको जे की तरफ लेके जाना है। तो अंगूठा आपको राइट हैंड का जो थंब है वो आपको अगले तीसरे क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है उसका डायरेक्शन देगा। तो मान लो मैं कह देता हूँ आई इधर है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई है और जे इधर है, तो आपने इधर से ही क्यों लाया? आप तो इधर से भी ला सकते थे। यस, तो फिर आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है कि आपके पास, जैसे मान लिया मैंने लिखा है से दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। तो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन है, आपके पास दो रास्ते हैं, a से b की तरफ जाओ तो a क्रॉस b कहाँ आएगा? इधर, एंड दिस इज द करेक्ट। लेकिन आप ऐसे भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आपने इधर फिंगर्स रखी, घुमा कैसे? तो अंदर आ जाएगा। ये ऐसा कर नहीं सकते हैं। a क्रॉस b का जो डायरेक्शन निकालने का रूल है उसका पहला और मैंडेटरी रूल क्या है कि आपको a से b की तरफ जाना है उस रास्ते से जो रास्ता शॉर्टेस्ट हो, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करते हुए फिर आपको जाना है। तो आई थिंक आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये लॉन्ग रूट है और ये आपका शॉर्ट रूट है। कभी कभार आपके मन में ऐसा भी आ सकता है कि मान लो कि आपके दोनों रास्ते ही एक जैसे होने लगे तो फिर क्या? तो देखो मान लो दोनों रास्ते बराबर कर देता हूं मैं। मान लिया ये वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर है इधर और ये है आपका बी। क्लियर? तो जब आप ए से बी इधर से भी जाओ और इधर से भी जाओ, कोई लॉन्ग और शॉर्ट का तो प्रश्न नहीं है, दोनों सेम है। तो इस स्थिति में आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये दोनों सेम इस प्रकार से होंगे बिल्कुल ही अपोजिट, तो a क्रॉस b का जो फॉर्मूला है a b साइन थीटा, तो थीटा में 180 डिग्री आएगा, दैट शुड बिकम 0, वो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो नल वेक्टर के डायरेक्शन का कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसीलिए आपको ऐसा पूछेगा नहीं। और कभी भी आपको इस प्रकार का धर्म संकट नहीं आएगा कि मान लो कभी दोनों रूट जो है वो सेम होने लगे, नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रूल निकालते टाइम ध्यान देना है। ये चलो कुछ एक्स्ट्रा बातें हमने बता दी हैं बेसिक्स ही। अब बढ़ते हैं इससे आगे, नेक्स्ट वन। तो हमने ना एक्सेस कहाँ चला गया? चलो मैं इसको चलिए, तो अपन एक्स वाई जेड ऐसे नहीं ले सकते हैं, ये आपको क्लियर पता चल चुका है। मैंने एक्स वाई जेड हटा दिए हैं और अब मैं इनको वापस से नए सिरे से जो करेक्ट है वो लिखना चाह रहा हूँ। से दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। अब आप चेक करेंगे एक्स इधर है, वाई उधर है, एक्स क्रॉस वाई क्या आएगा? जेड, दैट शुड बी करेक्ट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूनिट वेक्टर एक्स की बढ़ती हुई दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप होता है, उधर की तरफ माइनस आई कैप, इधर वाई तो इधर जे कैप, इधर माइनस जे कैप, के और नेगेटिव के, ऐसा कुछ होगा। अब अपन यूनिट वेक्टर्स पढ़ने के बाद फिर अपने को इसमें एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और ये सब भी अपने को चेक करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं एक कोई भी एक एरिया एलिमेंट इसमें ले लेता हूँ। सो फॉर एन एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट लिया है पर्टिकुलर, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं। सो मान लिया हमने एक पॉइंट लिया इधर, ठीक है ना। इस पॉइंट को कहा हमने से दिस वन इज पॉइंट पी, मैं इसको इधर लिख देता हूँ पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो इस डायरेक्शन में जो x डिस्टेंस है, इधर y और इधर z, तो आप चाहें तो इसको यहाँ देख भी सकते हैं, दिस वन। अब मैं मान लो इसके ऊपर, चलो मैं बना देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस डिस्टेंस इज z। सो मान लो मैं इसमें z डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ से, दिस वन। ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज z। ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस वन इज x। तो मैंने इनको दोनों को इस प्रकार से लिखा है। और आपका जो x वाला डिस्टेंस है वो आपके इस तरफ है, उसको भी हम बनाएंगे अभी आगे। अभी मैं इन दोनों को स्लाइटली इंक्रीज करूँगा, दोनों को। जैसे मान लिया अपने पास ये z है, तो z को मैंने
थोड़ा सा इंक्रीज किया है. सो दिस white stick is small increment in z and say that small increment in z is dz. Now next one, हम और आगे फर्दर इंक्रीज करें तो हम y वाले टर्म को इंक्रीज करेंगे. say this one, so this is small increment in y में स्मॉल इंक्रीमेंट है और y में जो स्मॉल इंक्रीमेंट है हम उसको इस प्रकार से लिखे हैं और y में स्मॉल इंक्रीमेंट कहलाएगा आपका dy. अब अपने ये पॉइंट मान लिया यहाँ है तो ये डिस्टेंस x है. अब इस x को अपन आगे बढ़ाएंगे. यस वो कहलाएगा स्मॉल इंक्रीमेंट इन x. तो मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट इन x जो है उसको यहाँ से इस डायरेक्शन में ले लिया. क्लियर. तो ये जो स्मॉल इंक्रीमेंट आपने लिया है इस स्मॉल इंक्रीमेंट को हम कहेंगे स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड से दिस वन इज dx. अब ये इंक्रीमेंट अपने को 3D में चाहिए तो हम हर एक सेक्शन को इधर इंक्रीज कर देंगे. से दिस वन, दिस वन. अब अगर अपन यहाँ से और आगे इसको फर्दर दूसरे इंक्रीमेंट को भी चेक करें तो हम दूसरे इंक्रीमेंट को जैसे कि हमने यहाँ लिखा है इसको कर देता हूँ मैं. इस इंक्रीमेंट को हमने यहाँ देखा है तो मैंने इसको यहाँ कर दिया है. फिर इस इंक्रीमेंट को हमने यहाँ कर दिया है. फिर उसके बाद एक और येलो कलर वाला इंक्रीमेंट है. आप चेक करें तो इसको यहाँ कर पाएंगे हम. और हियर इज दैट दिस वन. एक इंक्रीमेंट आपको रेड कलर वाला और चाहिए, मैंने उसको भी ले लिया है. इसे दिस वन. अब आपको दिखेगा कि चार एज जो हैं इसकी सबके डिफरेंट कलर से हैं. ऐसा क्यों हमने किया है इस बात को ध्यान देंगे. तीनों जो रेड कलर, येलो कलर और वाइट कलर के जो तीनों थिकनेस हैं उनका लेंथ अपन पहले ही निकाल चुके हैं. दैट इज dx dy dz. क्लियर. अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि आपको इस प्लेन का, ये आगे बहुत काम आने वाला है आगे जब हम पढ़ेंगे. जैसे मान लो मैंने एक ये प्लेन लिया है, दिस प्लेन. इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो कौन से दिशा में, इस डायरेक्शन में है. और ये डायरेक्शन कौन सा है, y वाला. और y वाले की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसे क्या बोलेंगे, j कैप. तो j कैप की डायरेक्शन में जो एरिया है उस एरिया का जो फेस है उस फेस का एरिया कितना होगा. तो एरिया कैसे निकालेंगे, दिस रेड कलर इनटू वाइट कलर. सो रेड कलर का लेंथ कितना है dx, वाइट कलर का कितना है dz. तो इसका जो एरिया होगा, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे तीसरा सेक्शन जो हमें लिखना है. इसमें तीसरा सेक्शन जो हमें लिखना है मैं लिख देना चाह रहा हूँ. सो द थर्ड वन इज एरिया एलिमेंट. एरिया एलिमेंट लिखा है मैंने ds. तो इसका एरिया एलिमेंट कितना कह रहा हूँ, रेड इंटू वाइट. तो रेड इंटू वाइट होगा dx dz. क्योंकि आपको पता है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है. अगर आप इसका डायरेक्शन भी चाहते हैं तो साथ में आपको डायरेक्शन भी लिखना होगा और वो डायरेक्शन आ जाएगा j कैप. ये चीज़ बहुत काम आएगी जब हम कहेंगे कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको इस फेस से फ्लक्स निकालना है. उस टाइम ये एरिया वेक्टर्स और बहुत काम की चीज़ें साबित होंगी. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. एक और मैं इसका पार्ट ले लेता हूँ. जैसे मान लिया मैंने एक फेस लिया ये वाला. इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की दिशा में. ऊपर की दिशा मतलब z के डायरेक्शन, मतलब k कैप के डायरेक्शन में. तो k कैप की डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा उस एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो वो वैल्यू आपको सीधा मिलेगा रेड इंटू येलो. यस, रेड इज dx, येलो इज dy. तो इसमें एक एरिया एलिमेंट मैं ds को ऐसे भी लिख सकता हूँ dx इंटू dy. और कौन से डायरेक्शन में है, तो k कैप के डायरेक्शन में. और ऐसे हम 6 फेस के 6 के 6 एरिया एलिमेंट लिख सकते हैं. एलिमेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये बहुत अपने ये जो हमने लिया है ये इन्फिनिटेसिमल है, बहुत छोटा एलिमेंट है. तो एरिया एलिमेंट अपन कभी भी ऐसे निकालेंगे जिनके डायरेक्शंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं. अब बढ़ते हैं आगे नंबर 4 एंड दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट. तो आई थिंक इसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. वॉल्यूम एलिमेंट मतलब आपको इस एलिमेंट का, इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम को लिखेंगे dv एंड दैट शुड बी dx dy dz. मतलब तीनों को आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करना है. तो दिस सेक्शन रिजल्ट्स dx dy dz. और इसी से हमें वॉल्यूम एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, यूनिट वेक्टर्स और सब कोऑर्डिनेट्स के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी अपने को मिल जाती है. अब इतनी ही जानकारी अपने को आगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है उसके बारे में भी डिस्कस करना है. सो नेक्स्ट अपन अगले सेक्शन पे आ जाते हैं. हम इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है उसका डिस्कशन करेंगे. सो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ और नेक्स्ट लिखेंगे हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. स्फेरिकल पोलर
कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सबसे वन बाय वन एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम। सुनाओ, फ्रॉम हियर फर्स्ट वन, पहला पार्ट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? तो r, थीटा, फाई। फिर दूसरा, इसको r, थीटा, फाई कहाँ होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस बात का जिक्र अपन यहाँ पे करेंगे। सो मान लो मैं ले लेता हूँ सिस्टम ऑफ एक्सिस। So let us say this one is z axis, this one is y axis and this one is x axis। हम हमेशा ऐसे ही लेंगे। अब बढ़ते हैं इससे आगे। इसके अंदर हमने इनको नाम दे देना है ऑलरेडी। Say this one is x axis, y axis and z axis। फिर हमने पर्टिकुलर यहाँ कोई पॉइंट लिया है, say the point is here, और पॉइंट को कहा है हमने पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z। ये कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमें इस पॉइंट के कौन से चाहिए कोऑर्डिनेट्स? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसी पॉइंट P के जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे r, थीटा, फाई। ठीक बात है। अब ये जो r, थीटा, फाई हमने लिखे हैं, अब इन r, थीटा, फाई और इनके बीच का रिलेशन अपन एस्टेब्लिश करेंगे। उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि r, थीटा, फाई जो हैं वो वास्तव में डिनोट कैसे करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड तो आपने देख लिया कि एक्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस, वाई की डायरेक्शन में जेड की। आर, थीटा, फाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो नाउ फ्रॉम हियर हमें कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर करनी है। तो मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा देता हूँ। दिस वन, हमने यहाँ से इस पॉइंट पे ये जो सीधा डिस्टेंस किया है, इसी को कहेंगे हम, दिस वन इज द रेडियस वेक्टर आर। ये आर होता है। फिर अपन बात करेंगे इससे आगे की थीटा। तो z एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में जो एंगल आता है उसे बोलेंगे थीटा। फिर उसके बाद फाई अपने को और निकालना होगा। सो फाई निकालने के लिए हमें एक प्रोजेक्शन इसमें लेना पड़ सकता है। सो हम यहाँ से हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे। तो हमने ये प्रोजेक्शन लिया है इस प्लेन के अंदर इधर, और यहाँ से इस लाइन को भी हमने अटैच कर दिया है, दिस वन। क्लियर? अब ये जो लाइन है आपका, ये लाइन इसके साथ, चलो मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने कहा ये जो एंगल है, इस सेंस में इस एंगल को बोलते हैं अपन फाई। ठीक बात है। अब हमारा काम मैक्सिमम पहले इसी के ऊपर है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो हियर इज दैट। अब मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने इसको ले लिया यहाँ पे। अब मेरे को कुछ चीज़ों की जिनकी ज़रूरत नहीं है मैं इसको हटा देता हूँ। इसको मैंने हटा दिया है, एक्स वाई जेड है, आपको पता है ऑलरेडी। अब अगला काम है आपका नंबर थर्ड, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन आर, थीटा, फाई एंड एक्स, वाई, जेड। एक्स, वाई, जेड, इनके बीच में रिलेशन। तो एक बात आप क्लियरली समझ लें कि जैसे मान लो मैं यूँ कह देता हूँ कि ये अपने पास कोई सिस्टम ऑफ एक्सिस है, से दिस वन इज ओ, एक्स एंड वाई। अगर मान लो कोई रेडियस वेक्टर मैंने यहाँ लिया है, कोई भी एक आर है, अगर ये एंगल थीटा है तो इस आर का इधर कंपोनेंट क्या होता है? आर कॉस थीटा। इस आर का इधर कंपोनेंट क्या होता है? तो आर साइन थीटा। ये आप जानते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब मान लो मैं यूँ कह देता हूँ कि इसी के ऊपर, सो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक काम किया है कि मान लो मैंने एक एक्सिस इधर लिया है और दूसरा एक्सिस जो है मैंने इधर लिया है। ठीक बात है। अब मान लो मैं कह देता हूँ कि मेरा वेक्टर जो है वो यहाँ है इधर। क्लियर? और ये वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है, से दैट एंगल इज थीटा। क्लियर? तो इस वेक्टर का इधर जो एंगल है, इधर जो एंगल है, आर का इधर एंगल थीटा है, तो आर का इधर कंपोनेंट कॉस थीटा होगा और साइन थीटा आपका होगा इस डायरेक्शन में, ना कि उधर। नहीं हो सकता। तो यही बात आपके यहां दिखेगी। आपको कैसे दिखेगी कि ये आपने आर लिया है, ये आपका जो आर है ये उस पीछे वाले प्लेन में नहीं है, ये पॉइंट आपका इधर है, ये पॉइंट आपका इधर है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, और आर इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है। तो इस आर का इधर कंपोनेंट क्या होगा? दैट कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा। इस आर का इधर कंपोनेंट आर कॉस थीटा। अब इस आर का, अगर ये पॉइंट इस प्लेन में है तो आर का इधर आर साइन थीटा होता,
लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉइंट इस प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनली ये इधर है। क्लियर? अगर ये इधर है तो इस आर का उधर कंपोनेंट नहीं आ सकता, इस आर का इसी प्लेन में आएगा। तो इसी प्लेन में हमने परपेंडिकुलर खींचा और ये वाली विड्थ है, तो आर का इधर आर कॉस थीटा और इस तरफ क्या आएगा, आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा आपके इस नीचे वाले प्लेन में है। आप अगर चाहें तो इस प्लेन को ऐसा जैसे पूरा भी कर सकते हैं, ऐसे पूरा भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप, चलो मैं इसका प्लेन आपको पूरा करके बता देता हूं। जैसे मान लिया हमने इस लाइन को यहां अटैच किया, यस, तो ये नीचे वाला प्लेन हो गया। क्लियर? फिर मैं इस लाइन को चलो इधर अटैच कर देता हूं, तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। तो कौन सा प्लेन है, समझ में आ गई बात? क्योंकि ये इस प्लेन में है तो इसका कंपोनेंट इधर और इधर ही हो सकता, पीछे वाले प्लेन में, बैक साइड वाले प्लेन में नहीं हो सकता, इसीलिए हमने उधर कंपोनेंट नहीं लिया। अब देखिए ये आर साइन थीटा है और इधर एंगल फाई है, तो आर साइन थीटा का इधर कंपोनेंट क्या होगा, जिधर फाई है उधर कॉस फाई, तो इधर कंपोनेंट आएगा, सॉरी दिस वन इज आर साइन थीटा कॉस फाई, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा साइन फाई। यस, तो इस तरफ जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या वैल्यू होगा उसका, आर साइन थीटा कॉस फाई। इधर जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और इधर जो कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू क्या होगा, आर कॉस थीटा। इसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसे ही कहा जाएगा रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो जिसकी आवश्यकता नहीं है उस पार्ट को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ। सो मैंने इनको एलिमिनेट किया है, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं रिलेशंस को लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे क्या क्या लिखा है मैंने, x का वैल्यू किसके बराबर होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई। सो वी हैव टू राइट इट। मैंने लिखा है x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। दूसरा y का वैल्यू ये होगा, तो हमने लिखा है y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। और तीसरा z, तो z को लिखेंगे z इक्वल टू r cos theta. So this is the required relation between Cartesian coordinates and spherical polar coordinates. और अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स आप लगाते हैं तो यहाँ आप देखो ये इसमें r थीटा और फाई अपने को पता है तो अपन एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो हम इसकी मदद से ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक्स वाई जेड पता है तो r थीटा फाई भी निकाल सकते हैं। कैसे, चलो मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं इसको। यस, x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू दिस वन, z इक्वल टू दिस वन। अब मैं इसको लिखता हूँ, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात कि अगर मैं इन दोनों का इक्वेशन का स्क्वायर करके, चलो मैं इक्वेशंस को नंबर दे देता हूँ, से दिस वन इज नंबर 1, दिस वन इज नंबर 2 एंड दिस वन इज नंबर 3। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करा दो। तो मैंने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायर और उनका सम करना है। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो मैंने लिखा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कॉस स्क्वायर फाई। चलो इधर ले लेता हूँ मैं थोड़ा और, प्लस दूसरा लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। दोनों टर्म्स के अंदर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन सेम आ रहा है, कॉमन ले लें तो हम यहाँ से लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज टेकन एज कॉमन, और अपने पास बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। सो दिस इज नॉट कॉस स्क्वायर फाई, दिस वन इज साइन स्क्वायर फाई। सो मैंने इस सेक्शन को हटा दिया है और अब हमें इसकी जगह ये लिखना है साइन स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई एंड वी नो दैट दिस वन इज 1, इसका वैल्यू 1 होता है, इसको 1 लिखा तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 4। क्लियर बात है। अब देखो मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करके बताऊंगा इनके बीच में, ये हमने लिखा है। अब अपन एक सिंपल सा काम करेंगे, ये 4 इक्वेशन है, चारों से हम हर एक रिलेशन को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, तो इसके लिए हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सबसे पहले आप डिवाइड कराइए। तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कराओ तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू, इधर की तरफ r साइन थीटा साइन फाई और दूसरा रहेगा r साइन थीटा कॉस
फाइव, तो आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, सो हियर इज 10 फाइव। क्लियर? तो पहला रिलेशन जो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि फाइव का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, तो फाइव इक्वल टू आएगा 10 इनवर्स y अपॉन x। क्लियर है? आई थिंक मैं नहीं मानता कि इसके अंदर कोई खास ट्रबल आपको होनी चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन एंड से दिस वन इज रिलेशन नंबर 5, पांचवा रिलेशन है। अब एक और बात करते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट, मतलब x और y पता है तो फाइव आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को डिवाइड कराइए। तो मैंने कहा है इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3, 4 और 3 को डिवाइड। तो 4 के अंदर इधर लिखा है आर साइन थीटा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ आर साइन थीटा, इधर की तरफ लिखा है आर कॉस थीटा, सो वी कैन राइट दिस एज आर कॉस थीटा इक्वल टू, इधर ऊपर की तरफ लिखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय दिस वन इज जेड। सो आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, सो वी कैन राइट दिस एज tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। और अगर आपको थीटा चाहिए तो आप थीटा को आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। सो अगर आपको एक्स वाई जेड पता है तो आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। शायद मैंने पिछली इक्वेशन 4th 5th, तो इसको क्या कह देंगे अपन, इक्वेशन नंबर 6। अब मैं यहाँ से आगे एक आखिरी चीज जो अपने को और लिखनी है, मैं उसको यहाँ पे लिख देना चाह रहा हूँ। से अब एक बात ध्यान दीजिए, अभी हमने फाई निकाल दिया, फिर हमने थीटा निकाला, अब हमें क्या निकालना है, आर। आर निकालने के लिए क्या करें, ये जो इक्वेशन है जो आपने यहाँ लिख रखी है, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 का ही स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर करें और थर्ड का स्क्वायर करें और दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो अपने को आर भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर। जैसे ही आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, 3rd स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं लिख देना चाह रहा हूँ। सो इधर की तरफ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। उधर इसका स्क्वायर तो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट शुड बी दिस, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो पुट इट 1 here, so we get x square plus y square plus z square equal to r square and we get r as under root of x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square and this is the relation. Yes, इस इक्वेशन को बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 7. Yes, this is the equation number 7. अब तो हमने यहाँ पे 5th, 6th और 7th तीनों में क्या निकाला है, थीटा, फाई और आर। मतलब हमें एक्स वाई जेड पता है तो आर निकाल सकते हैं, हमें एक्स वाई जेड पता है तो हम थीटा निकाल सकते हैं, हमें एक्स वाई पता है तो हम फाई निकाल सकते हैं। और इसी स्थिति में हम ये क्लियरली कह सकें कि रिलेशन बिटवीन जो हमारा काम था, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड एंड आर थीटा फाई, यहाँ तक अपना कंप्लीटली डन होता है। कुछ समय आपका और लूंगा, अब इसमें हम एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट वाली जो बात है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मेरे को इन चीज़ों को थोड़ा हटाना होगा। आई थिंक चलो ठीक है, यहाँ है मेरे को। तो अभी हमने पहले कोऑर्डिनेट्स बताए, फिर हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया, फिर कोऑर्डिनेट्स और इनके बीच का रिलेशन वो अपन डिस्कस कर रहे थे। थर्ड 3 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आएंगे अपन इसके पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, और पॉइंट नंबर 4 में हम इसका एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे को इसके कुछ पार्ट को हटाना होगा, तो मैं इसके जो ये जो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को मैं हटा दे रहा हूँ। आप एक बारी इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैंने इनको हटा दिया है। आप यहाँ से पहले जो मैंने बताया साथ के साथ नोट करते रहोगे तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, कर सकते हो। नोट करने का टाइम देने की आवश्यकता नहीं है आपको। आई थिंक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास सेव रख सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को हटा दिया, तो चलो एक काम करते हैं, अपन इसको हटा ही देते हैं पूरा। आई थिंक मेरे को इसकी आवश्यकता, तो 3 पॉइंट अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना अगला टारगेट है इसके एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में। तो एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट जो है, इसके लिए हमने मान लिया फिगर लिया है और मैं इसको थोड़ा
जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए इसकी विजिबिलिटी ठीक हो जाए। यस, सो नाउ फ्रॉम हियर, अब देखिए मैं एक एक करके जो चीज़ें हमने पहले लिख रखी हैं मैं उनको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्या क्या चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने ये पॉइंट लिया है, दिस वन, दिस इज द पॉइंट, उसी पॉइंट को हमने कहा है पॉइंट P, ठीक है। इसी के कोऑर्डिनेट हैं r, थीटा, फाई। इस पॉइंट की यहाँ ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r, यस। फिर इसी r का आगे इंक्रीमेंट जो है वो ये वाली येलो लाइन है, तो येलो लाइन जो है मैं इसको येलो से ही लिख रहा हूँ। r और r में स्मॉल इंक्रीमेंट जो है वो है dr, सो dr इज व्हाट, स्मॉल इंक्रीमेंट इन r। तो येलो वाली जो लाइन है उसको मैंने लिखा है dr। सो व्हाट इज dr? dr इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन r। फिर हम बात करते हैं इससे आगे, दूसरा दैट इज थीटा। ये जो एंगल है इधर, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, थीटा, यस। तो थीटा में थोड़ा सा इंक्रीमेंट जो हमने किया है, दिस वन, दिस इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन थीटा, सो हमने इसको लिखा है d थीटा। ये थीटा हो गया और ये वाला क्या हो गया, d थीटा। अब अपन इससे आगे की बात करें, सो सिंस दिस वन इज थीटा, दिस वन इज d थीटा, तो ये जो लेंथ है अगर आप इस पे गौर करो, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। तो मैंने क्या करा, यहां से एक बारी मैं एक काम कर देता हूं, इस पार्ट को हटा देता हूं क्योंकि ये मेरे को येलो में चाहिए, मैं इसको येलो में लिख देता हूं, से दिस वन इज r। अब एक बात ध्यान देना, ये आपका r है, ये भी r है, ये एंगल d थीटा है, तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितना हो जाएगा, तो वो लेंथ होना चाहिए, इफ दिस वन इज r d थीटा, तो इसकी लंबाई हो जाएगी r d थीटा, होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो इस रेड कलर का लेंथ कितना होगा, r d थीटा। अब अपन बात करेंगे, एक अपन ने व्हाइट कलर वाला सेक्शन जो है वो और ले रखा है। अब ध्यान देंगे, ये r हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया r, इसका एंगल हो गया थीटा, फिर इसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर डालते हैं अपन यहाँ, परपेंडिकुलर को ये लाइन जो मिलाती है, ये लाइन x एक्सिस के साथ, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस, यहाँ जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं अपन फाई। क्लियर? सो हमने क्या है, ये एंगल क्या कहलाएगा, फाई। इस फाई में थोड़ा इंक्रीमेंट किया अपन ने, दिस इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन फाई, तो इस स्मॉल इंक्रीमेंट इन फाई को कहा हमने डी फाई। और हमने पहले कहा था ये r का इधर जो कंपोनेंट था, r का इधर कंपोनेंट वो क्या था, r cos थीटा। इस r का इधर कंपोनेंट वो कितना था, r sin थीटा। तब एक बात समझिए आप कि ये जो विड्थ है आपका, यस, ये r sin थीटा है और ये एंगल कितना है, d फाई, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, दैट विड्थ इज r sin थीटा d फाई। क्लियर? तो तीन कलर जो हैं आपके पास, रेड कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, तीनों कलर की जो लाइंस है, इन तीनों लाइंस का जो विड्थ है वो कौन सा होगा, एक होगा dr, दूसरा होगा r d थीटा और तीसरा होगा r sin थीटा d फाई। क्लियर बात है? अब मैं यहां से आपको एक एक एरिया एलिमेंट, इसका वॉल्यूम एलिमेंट और इन सब बातों का डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दी है, अब मैं इसको एक बार जूम आउट कर दे रहा हूं, मेरे को इसको, सो मैंने इसको इधर कर दिया है। अब पहला काम अपना इसी के अंदर, तीन चीज़ें मैं पहले बता चुका हूं, नंबर 4 एंड दैट इज वॉल्यूम एलिमेंट। क्लियर? वॉल्यूम एलिमेंट अपन इसमें निकालेंगे, तो जो वॉल्यूम एलिमेंट अपन इसमें डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होगा कि ये जो पार्ट आपने लिया है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर ये इन्फिनिटेसिमल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो ये बहुत छोटे छोटे होंगे, मतलब ये लाइंस जो है वो कर्व नहीं होके सीधे सीधे स्ट्रेट लाइंस होंगे। क्लियर? और जो ये स्ट्रेट लाइंस होंगे इसके हिसाब से ये क्यूब बन जाएगा या क्यूबॉइड बन जाएगा, सॉरी। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट्स की बात करें तो तीनों हमने ब्लू कलर, रेड कलर और येलो व्हाइट कलर में, सॉरी, रेड कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर में ले रखी है। तो तीनों की लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा। एंड व्हाट शुड बी द वॉल्यूम एलिमेंट, सो द वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट dv is equal to multiply all these three terms, so this one becomes r square, sorry, this one becomes r square, then sin theta dr d theta d phi, so we get
आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम एलिमेंट और आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर। 5वें पॉइंट में हम पढ़ेंगे एरिया एलिमेंट। सो वी कैन राइट दिस एज एरिया एलिमेंट। वी कैन राइट दिस एज एरिया एलिमेंट। अब एरिया एलिमेंट में क्या है कि मैं इसको जूम करके बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने इसको ये लिया है, अब देखिए, और अब एक बात समझिए आप क्लियरली कि इसमें अलग अलग बहुत सारी फेजेस हैं। बहुत सारी फेजेस होने का मतलब एक फेज आपके पास ये है, यस। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर? ये आपका इस डायरेक्शन में है, यहाँ इस डायरेक्शन में। तो ये कौन से डिस्टेंस है? ये आपकी आर डिस्टेंस है। तो आर के बढ़ते हुए डायरेक्शन में है, आर के बढ़ते हुए डायरेक्शन में होता है आर कैप। तो ये आर कैप की दिशा में एरिया है। आर कैप की दिशा में अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको इस ऊपर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ जो है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक कलर दिखेगा व्हाइट और दूसरा दिखेगा रेड। व्हाइट का जो लेंथ है वो कितना है? आर साइन थीटा डी फाई, और जो रेड वाला है उसका लेंथ कितना है? आर डी थीटा। सो मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, वी गेट द एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। सो व्हाट इज द एरिया? अगर हम सिर्फ ds लिखते हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाइट को और रेड को। सो मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, वी गेट आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ओनली। इफ वी पुट वेक्टर साइन ओवर हियर, देन वी हैव टू राइट r cap over here. So this is the area element along the direction of r cap. ये r cap की डायरेक्शन में एरिया होगा। अब अगर हम इसी के अंदर और बात करें, मान लो थीटा वाले डायरेक्शन में एरिया निकालना हो या फाई वाले डायरेक्शन में एरिया निकालना हो, तो चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसको एक डिफरेंट कलर के साथ दूसरे सेक्शन को भी हाईलाइट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो वेक्टर है ये आपका कौन सी दिशा में है? थीटा की डायरेक्शन में है, यस। सो इसका एरिया एलिमेंट इस तरफ होगा और ये होगा थीटा कैप। ठीक बात है। तो थीटा कैप की डायरेक्शन में अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको ये येलो लाइन और व्हाइट लाइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और येलो आपके पास लेंथ कितना है? डी आर। व्हाइट वाले का कितना है? आर साइन थीटा डी फाई। सो मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड वी गेट दिस वन एज, आई थिंक इससे हो जाएगा ऊपर। ठीक है, मैंने इतना सा ऊपर ले लिया। एक चीज और लिख रहा हूं मैं, फिर अपन इसको फिनिश करेंगे। सो हम क्या चाह रहे हैं? थीटा कैप के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। सो दैट इज so to maintain the uniformity I have to write this. So we can write this as ds vector, area vector along the direction of theta cap. So we have to multiply yellow length and then white length. So we can write this as r sine theta dr d phi, and this is along the direction of theta cap. So this is the required एरिया वेक्टर अलॉन्ग थीटा कैप। नेक्स्ट अगर अपन अगली बात करें कि फाई कैप के डायरेक्शन में, सो द फाई कैप के डायरेक्शन में वो पीछे वाला जो सेक्शन है आपका, चलो मैं उसको एक डिफरेंट कलर से भी यहाँ दिखा देता हूँ। सो ये ठीक नहीं रहेगा, आई थिंक ये सूट करेगा इधर। सो हमने इधर ले लिया है। आई थिंक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पीछे वाली फेस दिख रही होगी। उस पीछे वाली फेस का अंदर की तरफ होगा फाई कैप, और फाई कैप के डायरेक्शन में एरिया निकालना है तो इस ब्लू लाइन किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? येलो लाइन को और रेड लाइन को, येलो लाइन और रेड लाइन। तो येलो लाइन और रेड लाइन जो है उससे अपन एरिया वेक्टर लिखना चाहें तो एरिया वेक्टर अपने को मिलेगा दिस डी एस वेक्टर इक्वल टू आर डी थीटा, एंड दिस इज अलोंग द डायरेक्शन फाई कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया एलिमेंट। तो इस क्लास के अंदर अभी हम आई थिंक लेक्चर इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम एक काम करेंगे। इसके अलावा अभी तक हमने यही चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, इसके अंदर ये एक बेसिक जानकारी है, बहुत बेसिक जानकारी है, जो कोई लड़का जिसने बीएससी करी है, अंडर यूजी पूरा करा है, या तो यूजी के आपके फर्स्ट ईयर में भी ये काम आना शुरू हो जाता है, या नहीं तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो आता ही है। कोई सा भी मैथ फिजिक्स का कोई सा भी पार्ट पढ़ोगे उसमें बहुत काम आएगा, मैथमेटिक्स में तो है ही है। तो ये बेसिक टर्म्स अपन ने बताए। अब मैं अगली क्लास में आपको इस पार्ट के ऊपर, सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर जो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस हैं
उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ करना बाकी रह गया है, मैं उसको डिटेल में अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, पर क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा है तो हम इसको अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना, या फिर कर ही देता हूँ साथ के साथ, क्या करें यार। चलो एक चीज़ और है, एक और चीज़ इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम। 5 चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले कि r थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्फेरिकल, फिर उसको डिनोट कैसे करते हैं, फिर इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ में रिलेशन, फिर हमने इसका वॉल्यूम एलिमेंट निकाला और फिर हमने इसका एरिया एलिमेंट निकाला है। एरिया एलिमेंट भी अलग अलग डायरेक्शंस पे हमने निकाल लिया है। बढ़े आगे, अगला नेक्स्ट सेक्शन ले लेते हैं। उसी के अंदर जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, 5 चीज़ें पढ़ चुके हैं। 6th वन, यूनिट वेक्टर्स। सो रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, ऐसा लिख दो, या चलो मैं यूनिट वेक्टर से लिख देता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से यूनिट वेक्टर्स की इसमें बात कर रहे हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स हैं हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे कि एक सेक्शन आपको दे रखा हो, दूसरे वाले में वैल्यूज़ को निकालना हो तो अपन उनको कैसे निकाल सकते हैं, हम उनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर जो पहले चीज़ें हमने लिखी हैं मैं उन्हीं से यहाँ पे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो नाउ वी नो दैट वेक्टर आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा होता है, पता है आपको। फिर दूसरा, स्फेरिकल और कार्टेशियन के बीच में जो रिलेशंस हैं वो क्या होंगे, तो वो होंगे x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, दूसरा होगा y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा। ये अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आर हमने लिखा, अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ लिखूँ तो ये जो आपका आर वेक्टर है वो किस मायने में हो जाएगा मैं लिखना चाह रहा हूँ। इस वैल्यूज़ को यहाँ लिखिए इसके अंदर। जैसे हम इसको यहाँ लिखेंगे तो हम इसको कैसे चेंज कर पाएंगे, लिखिए, देखो मैंने लिखा है आर साइन थीटा कॉस फाई और फिर आ जाएगा आई कैप, फिर लिखना होगा आर साइन थीटा साइन फाई और फिर लिखना होगा जे कैप, और फिर आएगा आर कॉस थीटा और फिर लिखेंगे के कैप। और अब आई थिंक मेरे को इस पार्ट की आवश्यकता नहीं है तो मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हटा दिया मैंने इसको। अब बढ़ते हैं इससे आगे। ये अपने पास वेक्टर आर को हमने इस टर्म में लिखा है, ये वेक्टर आर है। अब अपने को निकालना होगा आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, एंड वी वांट टू एक्सप्रेस आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो हाउ कैन वी फाइंड, टू नो दिस वी विल सॉल्व दिस नाउ। अब हमारा अगला जो काम है वो इस मायने में है कि हमें निकालना है आर कैप। 1 बाय 1 एक एक करके स्टार्ट करूंगा मैं। तो हमने लिखा है आर कैप। नाउ व्हाट शुड बी आर कैप। तो आर कैप के लिए हमने जो लिखा था दैट इज द यूनिट वेक्टर along the increasing direction along the increasing direction of r। r कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर along the increasing direction of r। r की बढ़ती हुई दिशा में यूनिट वेक्टर होता है। दूसरा, इसी प्रकार से थीटा कैप किस में होगा, थीटा की बढ़ती हुई दिशा में, और फाई कैप किधर होगा, फाई की बढ़ती हुई दिशा में। फिर इनके अगर अगेंस्ट में लेंगे तो आप नेगेटिव साइन साथ में इंपोज करेंगे। तो इसी इंक्रीजिंग डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आई थिंक मेरे को चलो मैंने इसको लिख दिया है, मैं इसको ऊपर शिफ्टिंग कर देता हूँ नाउ। तो ये जो आर कैप है, इस आर कैप को, ये वेक्टर आर है जिसको अपने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे हम इसको यूज करेंगे, इसलिए इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे लिख रहा हूँ आर कैप। अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर लिखा हुआ है तो आर कैप को हम ऐसे लिख पाएंगे डी आर, सो आर कैप को हम लिखेंगे डेल वेक्टर आर बाय डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वेक्टर आर बाय डेल आर का मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली आप देखेंगे यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे आप कोई ए कैप लिखते हैं तो ए कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ए।
सिंपल सी बात है। वैसे अपन इसको लिखेंगे। अब क्योंकि ये आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो उसके ग्रेडियंट को दिखाने के लिए अपन ने डेरिवेटिव वाले टर्म्स को यूज किया है। तो इस वैल्यू को अगर आप निकालेंगे तो आपको आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई जे के वैल्यूज में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो मैं लिख के बताता हूँ। इस सेक्शन को मैंने हटा दिया है। अब मैं इसी के आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेल आर ओवर डेल आर, डेल वेक्टर आर ओवर डेल आर, आर के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करिए तो आर का ही होगा, इनका नहीं होगा। आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 क्या बचेगा अपने पास। सो वी गेट दिस वन एज साइन थीटा कॉस फाई और आई कैप आपके पास बचेगा। फिर और आगे आर का 1 हो जाएगा और क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई और साथ में आ जाएगा जे कैप। और इसका करेंगे आर का 1 तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा के कैप। अब जो वेक्टर आपने ऊपर लिखा है इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ लिखना है। और आई थिंक आप जानते होंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगाना है। तो हम स्क्वायर करते हैं इसको। तो हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों से आप कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट का वैल्यू क्या होगा 1। सिंस दिस सेक्शन इज 1 सो वी गेट आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई जे के। सो व्हाट वी गेट फाइनली, वी गेट आर कैप इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस cos theta k cap, and this is the required result. So this is the expression of r cap in terms of I J K. We can express r cap in terms of I J K. Now move करते हैं आगे। ये हमने r लिखा है। Similarly हम अगर थीटा कैप और फाई कैप निकालना चाहते हैं, फाई कैप निकालना चाहते हैं तो वो भी हम इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो मैं इसमें आगे बढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट वन, जैसे हमने आर कैप निकाला वैसे हम निकालेंगे अब थीटा कैप। चलो यहीं लिख देता हूं मैं। हमने लिखा है थीटा कैप। सो व्हाट शुड बी थीटा कैप इसी टर्म में। अब थीटा कैप थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो उसके ग्रेडियंट को दिखाने के लिए हम यहाँ डेरिवेटिव में किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में होगा किसका, उसी रिजल्टेंट वेक्टर का। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे तो हमने लिखा है डेल आर डिवाइडेड बाय डेल थीटा, दिस इज द वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेल आर बाय डेल थीटा का मैग्नीट्यूड। अब आपको आर तो पता है पहले से, व्हाट इज आर, आर इज दिस। किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो किस किस का होगा, इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा, बाकी टर्म्स का नहीं होगा। तो पहले मैं आर कॉस फाई एज इट इज, चलो लिख देता हूं मैं। हमने लिखा है आर कॉस फाई एज इट इज। किसका करना है, साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप आपके पास एज इट इज। फिर अगले टर्म में क्या एज इट इज रहेगा, आर साइन फाई एज इट इज रहेगा। तो हमने लिखा है आर साइन फाई और फिर अगला जो टर्म है आर साइन फाई और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा जे कैप प्लस तीसरा जो है दैट इज आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा जो है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो नेगेटिव और हमने लिखा है आर क्योंकि कॉस थीटा का होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के कैप, दिस इज दैट वैल्यू। और अपने को इसी के डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड लिखना है और मैग्नीट्यूड जैसा कि हम समझते हैं, एक चीज़ और पिछली बार जो हमने चलो लिख देता हूं मैं यहाँ। अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो इसका स्क्वायर करना होगा विच इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा पर इसको लिखेंगे। अगर आप इन दोनों टर्म्स पे ध्यान दो तो एक बात जो हमें क्लियर दिख रही है कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, सो टेक द टर्म कॉमन। सो हम जैसे कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो रूट के जब बाहर आएगा तो सिंपल आर, और उस आर से ध्यान देंगे उस आर से आपका ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करके आप आर को बाहर निकालेंगे तो आर तो कैंसिल होना ही है, बाकी जो बचेंगे उनका वैल्यू 1 होगा। तो अपने पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या रहेगा, तो वो यहाँ रहेगा अपने पास
cos phi cos theta I cap plus sin phi cos theta, this is sin phi cos theta j cap minus r sin theta k cap। ये हमने लिख दिया है और ये किसका वैल्यू आया है, थीटा कैप का, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ थीटा कैप इन टर्म्स ऑफ आई जे के। फाइनल, लास्ट एंड फाइनल आज के लेक्चर का आखिरी चीज जो हम करेंगे वो रहेगा, जैसे हमने थीटा कैप निकाला है वैसे ही हम फाई कैप निकालेंगे। तो बार बार मेरे को ऊपर नीचे स्लाइड करना पड़े तो अपन एक काम करते हैं, इसी को मैं यहाँ हटा देता हूँ, ऊपर इसको कर देता हूँ। सो मैंने एक काम किया है, इस सेक्शन को अपन ने हटा दिया है और अब मैं लिखूंगा थर्ड वन विच इज फाई कैप। तो फाई कैप के लिए क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल फाई और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विच इज डेल आर बाय डेल फाई का मैग्नीट्यूड। फिर हमने यहाँ से डेल आर बाय डेल फाई, फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो सिर्फ कौन कौन से टर्म्स का होगा, तो इस टर्म का होगा, इस टर्म का होगा, इसका होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है ये, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो r sin थीटा इज टेकन एज कांस्टेंट, सो हियर इज r sin theta. Differentiation of cos phi is minus sin phi and I cap remains here. Plus, so plus here, फिर लिखेंगे r sin theta, r sin theta और sin phi का होगा cos phi और लिखेंगे j cap और आगे वाले का जीरो आ जाएगा, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपन इन दोनों को का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो स्क्वायर रूट कर दे दोनों का, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे दिस वन इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका करेंगे साइन स्क्वायर फाई, तो हमने लिखा है साइन स्क्वायर फाई। फिर आगे वाले का करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। तो एक बात देखिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन और बाकी जो दोनों बचेंगे साइन फाई और कॉस फाई के स्क्वायर का, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो ये दोनों तो एज इट इज बचेंगे, इसको आपको रूट के बाहर निकालना होगा। तो जब आप इसको रूट के बाहर निकालोगे तब क्या बचेगा, मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ। तो हमने लिखा है आर साइन थीटा, नेगेटिव को आगे साइन फाई और फिर लिखेंगे हम आई कैप और फिर लिखेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप, देन डिवाइडेड बाय इन दोनों का टर्म जो है वो क्या बचेगा, आर साइन थीटा। सो कैंसिल दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों से इसको कैंसिल कर दिया, आगे वाले को जगह चाहिए मेरे को, इसको हटाया और अब हम लिखेंगे इसको इससे आगे। सो दिस सेक्शन इज माइनस ऑफ साइन फाई आई कैप एंड दिस वन इज प्लस कॉस फाई जे कैप एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फाई कैप। तो फाइनली आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं यूनिट वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के आपस के रिलेशन बताए हैं। रिलेशन किसके साथ, कार्टेशियन के साथ ही, क्योंकि कार्टेशियन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमें इनके ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अगली क्लास में मैं आपको कभी बीच में बताऊंगा ज़रूर कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अलग अलग चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके लिए आप आगे से आगे वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।